नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। आज की कहानी अज्ञान विपत्ति की जड़ है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। गांव छोटा सा और शहर से मीलों दूर था। गांव के निवासी अशिक्षित और अंधविश्वासी थे। वे ज्ञान विज्ञान की बातों से कोसों दूर थे। वहीं के एक किसान ने एक बार किसी शहर को देखने की बात सोची। उसने शहरों की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। वह शहर के लिए चल पड़ा और लगातार 4 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंच गया। शहर की चहल पहल, ऊंचे ऊंचे मकानों और सजी धजी दुकानों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो एक एक दुकान को बड़े ध्यान से देखता और फिर आगे चल देता। चलते चलते वह किसान दर्पणों की एक दुकान पर पहुंचा। वहां अनेक प्रकार के छोटे बड़े दर्पण सजे हुए थे। किसान ने एक दर्पण में झांका तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से चौखटे में एक आदमी बंद है। वो मुस्कुराया तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में मुस्कुराया। दर्पण में बंद आदमी को मुस्कुराते देख किसान ने मुंह बनाया तो दर्पण में किसान के प्रतिबिंब ने भी मुंह बनाया। किसान ने सोचा ये बड़ी मनोरंजक चीज है, इसे देखकर घर वाले प्रसन्न हो जाएंगे। उसने वो दर्पण खरीद लिया। घर लौटकर उस किसान ने सबसे पहले वो दर्पण अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, इसमें एक आदमी बंद है। वो बड़ा मजाकिया हरकतें करता है। उसके करतब देख के तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगी। किसान की पत्नी ने दर्पण में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब वहां नजर आया। वह गुस्से से चीखी, झूठे कहीं के, इसमें आदमी कहाँ है? तुम तो दूसरी औरत ले आए हो। बोलो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरी सौतन घर ले आए? सारे घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार सुनकर किसान के वृद्ध पिता ने इसका कारण जानना चाहा। किसान की पत्नी ने अपने ससुर से कहा, तुम्हारा बेटा एक और बहू ले आया है, लो देखो। किसान के पिता को भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। वो चीखा, अच्छा तेरी ये हिम्मत, तू तो साथ में अपने नए ससुर को भी ले आया है। भगवान जाने अब मेरी गुजर कैसे होगी। बात बढ़ते बढ़ते गांव के मुखिया तक पहुंची। उसने किसान को दर्पण सहित पंचायत में बुलाया। गांव के सभी लोगों की उपस्थिति में मुखिया ने दर्पण देखा। उसे भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब पगड़ी बांधे हुक्का गुड़गुड़ाते दिखाई दिया। मुखिया आपे से बाहर हो गया। वो चीखा, इसे पेड़ में बांधो, इसे कड़ी सजा मिलेगी। या गांव के लिए दूसरा मुखिया लाया है या बागी हो गया है। इसकी शिकायत जमींदार से की जाएगी। मुखिया ने तुरंत 2 आदमी जमींदार के पास दौड़ाए। जमींदार अपने घोड़े पर सवार होकर झटपट दौड़ा आया और पूरी बात सुनकर हो करके हंसने लगा। मुखिया ने उससे हंसने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, यह किसान बिल्कुल बेकसूर है। तुम सबने अपनी नामसमझी से बात का बतंगड़ बना दिया है। यह साधारण सा दर्पण है, इसे जो कोई भी देखेगा उसे इसमें अपना ही चेहरा दिखाई देगा। बात समझदारी की थी, सो सबकी समझ में आ गई। सभी बहुत लज्जित हुए। जमींदार ने आज्ञा दी, गांव में एक पाठशाला तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाया जाए ताकि अशिक्षा और अज्ञान दूर हो। अज्ञानता विपत्ति की जड़ है, इसे मिटाना होगा। नई नई बातें सीखो और सिखाओ, तभी सबका जीवन सुखी होगा। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी चतुर खरगोश। एक जंगल में 3 नन्हे खरगोश अपने माता पिता के साथ एक तंग और अंधेरे बिल में रहते थे। तीनों नन्हे खरगोश रुई के सफेद गोलों के समान सुंदर थे। अभी वो लगभग 1 माह के होंगे कि एक सुबह उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा, मेरे दिल के टुकड़ों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। तीनों नन्हे खरगोशों ने अपने कान खड़े किए और पिता की बात सुनने के लिए तैयार हो गए। तुम लोग अब काफी बड़े हो गए हो,
कुछ दिनों के बाद तुम्हारे दूसरे भाई बहन पैदा होंगे और फिर यह घर हम सभी के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम सब इसमें एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम लोग बाहर जाकर अपनी जिंदगी स्वयं शुरू करो, अपने रहने का अलग प्रबंध करो, यही हमारे कबीले का नियम है। यह कहकर नन्हे खरगोशों का पिता चला गया। तीनों बच्चे अपने पिता की बात को समझ रहे थे। उन्होंने कुछ देर इस समस्या पर विचार किया, फिर उन्होंने अपने माता पिता को विदा कहा और वहां से बाहर निकल गए। पहले छोटे खरगोश ने सोचा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ना ही मैं इस जगह कोई नया बिल खोदूंगा। मैं अपना बिल कहीं ऐसी सुंदर जगह बनाऊंगा जहां प्राकृतिक सुंदरता अधिक हो। अतः वह अपने मन में सोची बात को पूरा करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। काफी देर तक जगह ढूंढते ढूंढते वह जंगल में एक झरने के किनारे पहुंचा। झरने के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता ने उसके मन को मोह लिया। वहां की सुंदरता पर मोहित होकर नन्हे खरगोश ने एक झाड़ी के निकट छोटा सा बिल खोदा और उसमें आराम से रहने लगा। एक दिन नन्हा खरगोश भोजन की खोज में अपने बिल से बाहर निकला। वह इधर उधर घूमता हुआ झरने के पास पहुंचा। झरने के पास पहुंचने पर उसका सामना एक लोमड़ी से हुआ। नन्हे खरगोश को अकेला देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। चालाक लोमड़ी नन्हे खरगोश से बोली, ए नन्हे खरगोश, मेरे पास आकर मेरी बात सुनो, तुम मुझसे डरो मत। नन्हा खरगोश लोमड़ी को देखकर उससे कतराते हुए भागा और कहने लगा, धूर्त आंखों वाली लोमड़ी, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी चालाक बातों में कभी नहीं आऊँगा। यह कहते हुए वह अपने बिल में जाकर दुबक गया। लोमड़ी उसका पीछा करती हुई झाड़ी में बने उसके घर तक पहुंच गई। लोमड़ी ने एक ही बार में खरगोश को अपने पंजों में दबा लिया और वह उसे मारकर खा गई। इस प्रकार पहले खरगोश ने अपनी आज़ादी की कीमत अपने प्राण देकर चुकाई। दूसरे खरगोश ने भी अपने बड़े भाई की तरह सोचा। वह सोचने लगा कि मैं जंगल में किसी पेड़ की मजबूत जड़ में अपना घोंसला बनाकर रहूंगा। मुझे वहाँ खुली हवा और प्रकाश मिलेगा। नन्ही नन्ही हरी हरी घास खाने को मिलेगा। कितना सुंदर होगा वह प्राकृतिक दृश्य। मेरा मन इस तंग और अंधेरी जगह में ऊब चुका है। जंगल में पहुंचकर उसने एक मजबूत पेड़ की जड़ में कुछ घास, तिनके और हरे पत्ते इकट्ठे कर अपना घोंसला बना लिया तथा वह अपने घोंसले में सुख से रहने लगा। एक दिन खरगोश को जब भूख लगी तो वह मैदान में निकल आया। वह मैदान में उगी हरी मुलायम घास खा रहा था। तभी वहां चालाक लोमड़ी आई। चालाक लोमड़ी ने खरगोश के पास आकर कहा, ए नन्हे खरगोश, आओ हम दोनों वहां बैठकर कुछ बातें करें। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह सुनते ही खरगोश भागने लगा। भागते भागते वह बोला, मुझे तुम्हारे इरादे का पता है। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। पलक झपकते ही खरगोश लोमड़ी की आंखों से ओझल हो गया। लोमड़ी पीछा करती हुई खरगोश के घोंसले तक पहुंच गई। उसने एक ही झटके में खरगोश को अपने पंजे में दबा लिया और वह उसे भी मारकर खा गई। इस प्रकार दूसरा खरगोश भी अपनी बेवकूफ़ी से अपनी जान से हाथ धो बैठा। काश वह समझ पाता कि घोंसले पक्षियों के लिए होते हैं, खरगोशों के लिए नहीं। अब तीसरे खरगोश ने सोचा, मैं अपना घर अपने माता पिता के पास ही बनाऊंगा, किंतु उसे अधिक गहरा खोदूंगा ताकि मैं अपने बच्चों सहित उसमें आराम से रह सकूं। उसने रात दिन मेहनत करके जमीन खोदी और एक सुख देने वाली सुरंग रूपी घर तैयार कर लिया। जब उसे भूख लगी तो वह अपने भाइयों की तरह भोजन की खोज में निकल पड़ा। चालाक लोमड़ी भी पूर्ववत उसके पीछे लग गई। लोमड़ी तीसरे खरगोश से बोली, नन्हे खरगोश, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? तीसरा खरगोश, जो अपने भाइयों से अधिक बुद्धिमान था, मुस्कुराते हुए बोला,
चालाक लोमड़ी, मुझे तुम्हारी सब चालों का पता है। मुझे पता है कि तुमने मेरे दो बेवकूफ भाइयों को खा लिया है। मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। यह कहते हुए खरगोश उसकी आंखों से ओझल हो गया। वह इतनी तेज दौड़ा कि उसने अपनी सुरंग रूपी घर में जाकर सांस लिया। लोमड़ी भी उसका पीछा करती उसके बिल के पास पहुंच गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी लोमड़ी खरगोश को पकड़ नहीं सकी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो वहां से वापस चली गई। इस प्रकार तीसरे खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और माता पिता के उपदेश से अपने प्राण बचा लिए। अब वह जंगल में के सभी जानवरों से सुरक्षित था और सुख भरा जीवन बिता रहा था। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी चोर मचाए शोर। एक था चोर, उचक्कों का सरदार। वह रोजाना एक किसान के घर में घुसता। किसान तो अपनी घरवाली के साथ खेत पर चला जाता था, इसलिए चोर आराम से चूल्हे पर रखी मटकी फोड़ता और उसमें पका हुआ खाना खाकर लौट जाता था। लाख कोशिशें करने पर भी वह पकड़ में नहीं आता था। आखिर यह चोर था कौन? एक रोज किसान खेत पर गया ही नहीं। वह दिन भर एक पेड़ की आड़ में छिपा रहा। दोपहर हुई, दबे पांव एक सियार आया। छत पर चढ़कर वो नीचे कूद गया, फिर मटकी फोड़ी, खाना खाया। किसान ने यह सब देखा और खुद से बोला, तो ये है चोर नंबर 1। मैंने उसकी जम कर मरम्मत नहीं की तो मेरा नाम भी हलदेव बलदेव हलाहल नहीं। जैसे ही सियार डकार लेता हुआ बाहर निकला कि किसान ने उसे जाल में पकड़ पेड़ पर औंधे मुंह लटका दिया। फिर उसने अपनी घरवाली से कहा, सुनती हो चंपाकली, आज हम सियार को मिर्च का कलेवा खिलाएंगे, उसकी आंख में मिर्च का काजल डालेंगे और मिर्च का शरबत भी पिलाएंगे। हमारा मेहमान जो ठहरा। किसान किलो भर मिर्च खरीदने बाजार गया और यहाँ सियार के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। सोचा, वह पट्टा मुझे मिर्च खिला खिला कर मार डाले, इससे पहले मुझे कोई उपाय करना होगा, शायद जान बच जाए। चंपाकली धान कूट रही थी। कभी इस कभी उस हाथ से मूसल चला चला कर वह थक गई थी। यह देख सियार बोला, चाची जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? धान मैं कूट देता हूँ, मुझे कूटने की आदत जो है। चंपाकली थी भोली, वह धूर्त सियार के चक्कर में आ गई। उसने रस्सी खोल दी। सियार दिखावे के लिए धान कूटने बैठा, लेकिन जैसे ही चंपाकली किसी काम से अंदर गई, वो 9-2-11 हो गया। सियार को गायब हुआ देख चंपाकली झार झार रोने लगी। हाय राम, अब क्या होगा? वो मिर्च लेकर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? एक चूहे ने उसका रोना कल्पना सुना। वह अपने बिल से बाहर निकला और बोला, चाची, इसमें रोने की क्या बात है? मैं अभी पकड़ लाता हूँ उसे। चंपाकली ने कहा, बेटा, तू सियार को पकड़ लाएगा तो तेरा बड़ा उपकार होगा। मैं तुझे रोज मस्का मलाई रबड़ी खिलाऊंगी। चूहा बोला, तब आप मेरी पूंछ से एक टोकरी बांधकर उसमें कुछ फल रख दें। चंपाकली ने तुरंत उसकी पूंछ से एक टोकरी बांधी और उसमें चुने हुए फल भी रख दिए। अब चूहा सियार की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सियार की गुफा ढूंढ निकाली। भीतर सियार सोया पड़ा था। मारे डर के वो अपनी गुफा से बाहर निकलता ही नहीं था। कहीं किसान उसकी तलाश में आए और फिर से उसे पकड़कर लटका दे तो। लेकिन अब तक सियार को जोर की भूख लग आई थी। तभी टोकरी घिसटता हुआ चूहा गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। टोकरी में बढ़िया सेब थे और अंगूर भी, सीताफल थे और रामफल भी। सियार के मुंह में पानी आ गया। उसने करीब आकर देखा तो उसे चूहा भी नजर आया। वह तुरंत बोला, चूहे महाराज, मुझे 2-4 सेब दोगे? पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे ने कहा, ऐसे लाल मलाल सेब मुफ्त में कोई देता भी है? तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें 2 सेब दे दूंगा। तो काम कर दो, 4 सेब दो दूंगा। 4 काम? सियार ने टोका। पहले यह तो बताओ कि काम क्या है? चूहे ने बताया,
मुझे एक गट्ठर घास चाहिए, तुम उसे अपनी पीठ पर लाद कर मेरे घर पहुंचा दो। सियार बोला, मंजूर है। तुरंत उसकी पीठ पर घास का गट्ठर लाद कर दोनों चल पड़े। आगे आगे चूहा, पीछे पीछे सियार। कुछ दूर जाने पर चूहा 2 पत्थर उठाकर रगड़ने लगा। सियार ने पूछा, चूहे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? चूहा बोला, जादू का खेल दिखा रहा हूँ। देखो, पत्थर की रगड़ से चिंगारियां उड़ रही हैं, फुलझड़ी का मजा दे रही हैं। तभी एक चिंगारी उड़कर घास के गट्ठर पर पड़ी। घास धूं धूं करके जल उठी। साथ सियार की दुम भी जलने लगी। वो चिल्लाया, जल गई, मेरी दुम जल गई, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चूहा डांटते हुए बोला, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारी दुम जली है, तुम तो नहीं जले हो ना। चीखता चिल्लाता हुआ सियार ऐसा भागा कि सीधा जाकर तालाब में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद चूहा हकीम बनकर निकला। गुफा के पास से गुजरते हुए बोल रहा था, दांत का हो या आंत का, हर दर्द भगा दूं। भूत का हो या प्रेत का, हर साया मिटा दूं। मैं ठहरा हकीम लुकमान का दामाद, दिल जला हो या दुम जला, सफा दिला दूं। सुनकर सियार बाहर निकला, फिर बोला, मियाँ दवा दोगे? चूहे ने भोले बनकर पूछा, कैसी दवा चाहिए? सियार ने तुरंत कहा, जले पर लगाने की दवा। चूहा बोला, लो ये मरहम। सियार खुश हो गया। उसे क्या पता था कि वो मरहम पिसी हुई मिर्च से बना है। जैसे ही उसने लगाया, वो फिर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे ये कैसा मरहम है जो जले पर नमक छिड़कता है? चूहे ने कहा, यह स्पेशल मरहम है, इसकी 2 डिबिया खरीदने पर 1 डिबिया मुफ्त है। सियार रोता बिलखता हुआ ऐसा भागा कि सीधा जाकर नदी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद चूहा भी वहीं पहुंचकर एक लकड़ी काटने लगा। सियार ने कहा, चूहे महाराज, कुछ खाना वाना मिलेगा? चूहे ने बताया, इसलिए तो मैं नाव बना रहा हूँ। हम नदी के उस पार जाएं तो वहाँ चिकन फ्राई, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, चिकन मुगलई, चिकन तंदूरी मिल सकती है। सियार के मुंह में पानी आ गया। बोला, तब मुझे भी नाव बनाना सिखाओ ना। चूहे ने कहा, लकड़ी की नाव बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम घास की नाव बनाओ। सियार ने घास की नाव बनाई और चूहे ने लकड़ी की। दोनों ने अपनी अपनी नाव पानी में उतारी। थोड़ी दूर जाकर घास वाली नाव डूब गई। सियार नदी में गोते खाने लगा। लकड़ी की नाव पानी में तैरती रही और चूहा उसमें नाचता रहा। मिनटों में सियार अधमरा हो गया। अब चूहा उसके गले में रस्सी डाल उसे घसीटकर किसान के घर ले आया। फिर किसान की घरवाली चंपा कली से कहा, चाची, आपकी सेवा में चोर नंबर 1 हाजिर है। अब आप रोना नहीं, लीजिए पकड़िए अपना चोर नंबर 1। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी घर। हमारा लड़का निकम्मा है। श्री कपूर अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान रख रहे थे कि लड़का सुन न ले। वे बोले, ना जाने वो बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सूरज के पिताजी व्यापारिक यात्रा से लौटे थे और अपने बेटे की स्कूल रिपोर्ट पहली बार देख रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, क्रिकेट में अच्छा, पढ़ाई में कमजोर, कक्षा में मन नहीं लगाता। सूरज की मां शांत स्वभाव की संजीदा महिला थी। वो कुछ नहीं बोली। सूरज बिना कुछ बोले खिड़की पर खड़ा था। वह बाहर रिमझिम बौछारों को देख रहा था जो उद्यान में फुसफुसाती सी लहरा रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा भरा था। घनी बाहों तनी थी और वो बगावत के मूड में था। उसके पिताजी बोले जा रहे थे, अगर वह अच्छे नतीजे नहीं ला रहा तो उसकी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा। वो घर आता है, 3 लड़कों के बराबर खाता है, पैसे लेता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करने चला जाता है। श्री कपूर कुछ देर चुप रहे, यह सोचकर कि सूरज कुछ जवाब देगा और उन्हें फिर उसे डांटने डपटने को कारण मिल जाएगा। लेकिन सूरज को पता था कि उसकी खामोशी से पिताजी को और चिढ़ छूटेगी। वो अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ते देख मजे लेता था। श्री कपूर आखिरकार बोले, अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा।
बेटा, अगर तुम नहीं सुधरते तो घर से निकल जाओ। इस तरह सूरज से सीधे यह बात कहकर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल आए। सूरज कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी माँ को उसे पुकारने का मन हुआ, लेकिन वो चुप रही और मुड़कर रसोई में चली गई। रिमझिम बारिश में खड़े हुए सूरज ने मुड़कर घर की ओर देखा। मैं उनके बिना रह सकता हूँ। अगर वे चाहते हैं कि मैं घर लौटूं तो वो इसके लिए मुझे आकर मनाएं। उसने हाथ अपनी जेब में डाले और सड़क पर चल पड़ा। उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था। उसकी अंगुलियों ने एक परिचित करारी चीज को छुआ। ये 5 रुपए का नोट था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया। वो इस पैसे से सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। उसे पक्का पता नहीं था कि ये जरूरी काम क्या होंगे, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में था और उसका दिमाग व्यवहारिक रूप से नहीं सोच रहा था। वो बारिश से बेखबर मैदान में पहुंच गया। जब वो मैदान में पहुंचा तो सूरज निकल आया। हालांकि अभी तक रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि सूरज ने फिर से उसका जोश बढ़ा दिया। उसे अपने दोस्त रजनी की याद आई। उसने कोई काम न मिलने तक रजनी के घर ठहरने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो वह ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगा। उसने सोचा कि एक 13 साल के लड़के को क्या काम मिल सकता है। उसने घरों में अखबार डालने या बाजार में किसी छोटी सी चाय की दुकान में चाय लगाने की कल्पना नहीं की। इससे तो ग्राहक बनना कहीं बेहतर था। बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज तेजी से मैदान पार कर एक एकांत सड़क पर चलता हुआ रजनी के घर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। घर बंद था। सामने के दरवाजे पर ताला लगा था। सूरज ने घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद परिवार सुबह कहीं गया होगा, पिकनिक पर या जन्मदिन मनाने। दोपहर के खाने के लिए तो वापस आ ही जाएंगे। उसका उत्साह फिर बढ़ने लगा। वह बाजार की तरफ सड़क पर लापरवाही से घूमने लगा। सूरज को बाजार बहुत अच्छा लगा। वहां अनेक तरह की ढेर सारी चीजें, बाजार की खुशबू और रंग के साथ साथ लाउड स्पीकर पर बजता संगीत उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चलता हुआ वो एक चाय पकौड़े की दुकान पर पहुंचा। दुकान के भीतर से आ रही खुशबू उसकी भूख बढ़ा दी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खाना रजनी के घर खाएगा और पैसे को किसी और चीज पर खर्च करेगा। वो खिलौनों की दुकान पर ग्लास केस में रखे बड़े पीले रंग के योयो को पाने का लालच रोक नहीं पाया। वह विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों से बना था और सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सूरज ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा 2 रुपए का, लेकिन तुम्हारे जैसे नियमित ग्राहक को मैं 1 रुपए में ही दे दूंगा। सूरज ने सोचा, यह जरूर पुराना होगा। फिर भी उसने 1 रुपए में वो योयो खरीद लिया। उसने उसी वक्त उसे चलाना शुरू कर दिया। वो बाजार में योयो को अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर नीचे झुलाता चला जा रहा था। जेब में रखे बाकी 4 नोटों पर अंगुलियां फेरते हुए उसे प्यास लगी। नल के पानी फेनिल पे से नहीं, बल्कि मनीला मिल्क शेक से ही उसकी प्यास बुझनी थी। उसने एक टेबल पर स्ट्रा से मिल्क शेक पिया। उसकी नज़र दीवार घड़ी पर गई। करीब 1 बज रहा था। अब तक रजनी और उसका परिवार लौट आया होगा। सूरज कुर्सी से सरका और ड्रिंक का पैसा दिया। अब उसके पास 2 रुपए बचे थे। वह मटर गश्ती करता हुआ बाजार की सड़क पर चला। उसके साथ चलने वाले योयो की आवाज उसे बड़ी तसल्ली दे रही थी। रजनी का घर अब भी बंद था। इसकी सूरज को उम्मीद न थी। उसने शीघ्र ही घर के आसपास चक्कर लगाया, लेकिन उसने पहले की तरह ताला लगा था। दूसरा चक्कर लगाते समय उसे एक माली मिला, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उसने पूछा, सब लोग कहाँ गए?
माली ने सूरज को गौर से देखते हुए जवाब दिया, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? सूरज ने उस माली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने माली को बिना झिझक बता दिया, मैं घर से भागा हूँ, रजनी के यहाँ रहने वाला था, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े माली ने कुछ देर सोच विचार किया। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी झुर्रियाँ थी। उसके हाथ और पांव कठोर और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और काफी कुछ जवानों जैसी थी। वह अंशकालिक माली था जो सड़क पर बने अनेक घरों में काम करता था। शहर के इस हिस्से में बड़े बगीचे नहीं थे। उसने कहा, घर वापस क्यों नहीं चले जाते? सूरज ने कहा, अभी जाना बहुत जल्दी होगा, अभी तो मैं वास्तव में भागा ही नहीं हूँ। उन्हें पता तो चले कि मैं भाग गया हूँ, तब उन्हें दुख होगा। माली मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें बेहतर योजना बनानी थी। क्या तुमने कुछ पैसे बचाए हैं? मेरे पास सुबह 5 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे हैं। उसने योयो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे खरीदोगे? माली बोला, मुझे इसे चलाना नहीं आता। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम घर वापस चले जाओ, रजनी के लौटने का इंतजार करो और फिर घर से भागो। सूरज इस दिलचस्प सलाह पर गौर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि बात में दम है, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। माता पिता को कुछ दुविधा में रखना अच्छा होगा। वह लौटकर मैदान में घास पर बैठ गया। बैठते ही उसे भूख लगने लगी। उसे इतनी तेज भूख पहले कभी नहीं लगी थी। तंदूरी चिकन और रसभरी चमचमाती मिठाइयों की तस्वीर उसके सामने नाचने लगी। उसने सोचा, क्या खिलौने बेचने वाला यह योयो वापस ले लेगा? शायद आधी कीमत में ले ले, लेकिन उसे जितना खाने की जरूरत थी उतना ही योयो से लगाव भी। घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसे भरोसा था कि माँ तो अब तक परेशान हो ही गई होगी। पिताजी, उसे उम्मीद थी कि चिंता में बरामदे में चहलकदमी करते हुए बार बार घड़ी देख रहे होंगे। उनके लिए यह एक बड़ा सबक होगा। वो घर इस तरह जाएगा मानो कि उन पर एहसान कर रहा हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने उसका दोपहर का भोजन रख दिया होगा। सूरज बैठक के कमरे में गया और योयो को सोफे पर पटक दिया। श्री कपूर अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे दफ्तर जाने से पहले अखबार पढ़ रहे थे। सूरज के कमरे में आने पर वो कुछ देर खड़े हुए और बोले, तुम देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर अखबार पढ़ने लगे। सूरज रसोई में गया, जहां माँ भी थी और खाना भी। वह उससे कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, भूख लगी है बेटा? सूरज ने कहा, नहीं, और थाली लेकर खाने पर पिल पड़ा। जब वो बैठक के कमरे में लौटा तो पिताजी को योयो से खेलने की कोशिश करते देख आश्चर्य में पड़ गया। श्री कपूर ने पूछा, तुम इस घामड़ चीज को कैसे चलाते हो? सूरज ने जवाब नहीं दिया। वह पिताजी के अनाड़ीपन को देखकर खड़े खड़े मजा लेता रहा। आखिर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। सूरज ने कहा, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। उसने पिताजी से योयो लिया और चला कर दिखाया। जब श्रीमती कपूर कमरे में आई तो बाजार के इस सस्ते खिलौने से खेलने में इतने ज्यादा तल्लीन अपने पति और बेटे को देखकर उन्हें जरा भी ताजुब नहीं हुआ। वो इस तरह की बेतुकी बातों की आदी हो चुकी थी। पुरुष सचमुच कभी बड़े नहीं होते। श्री कपूर भूल ही गए कि उन्हें दफ्तर जाना है, और सूरज भूल गया घर से भागने की बात। वे दोनों सुबह की कटुता भूल गए थे। ये बहुत पुरानी बात थी। धन्यवाद। अब हैं कहानी सफ़ेद चूहे। नानी को मुझे स्टेशन ले जाकर दिल्ली की ट्रेन में बैठाने का काम केन मामा को सौंपना ही नहीं था। वो स्टेशन तक तो ठीक ले गए, लेकिन मुझे गलत ट्रेन पर चढ़ा दिया। उस वक्त मैं 9-10 साल का था और जाड़े की छुट्टियों के कुछ दिन देहरा में अपने नाना नानी के पास बिताने आया था। अब स्कूल खुलने से पहले अपने माता पिता के पास दिल्ली वापस जाने का वक्त आ गया था। नानी ने अपने इकलौते बेटे केनेथ से कहा, रस्किन को सही डिब्बे में बैठाना।
मामा की उम्र तब 20 साल थी। उनकी शादी नहीं हुई थी और वो बेरोजगार थे। नानी ने कहा, और ये जरूर पक्का कर लेना कि उसे बर्थ मिल जाए और उसके पास थर्मस में पीने का पानी रहे। केन मामा ने सभी निर्देशों का पालन किया, यहाँ तक कि वो मेरे लिए एक चॉकलेट बार भी लेकर आए। मुझे बिना ज़्यादा पढ़ाई करे इम्तिहान में पास कैसे होना चाहिए, ये समझाते हुए वो आधी से ज़्यादा चॉकलेट खुद चट कर गए। ट्रेन स्टेशन से चल दी और हमने हाथ हिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहा। 1 घंटा और 2 छोटे स्टेशन निकल जाने पर मैं यह जानकर परेशान हो गया कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ जाने वाली नाइट एक्सप्रेस में बैठा हूँ। गाड़ी 300 मील से ज़्यादा चल चुकी थी। डिब्बे में किसी ने सुझाव दिया कि मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊं। किसी दूसरे ने कहा कि आधी रात को एक अनजान जगह पर इस छोटे से लड़के का उतरना ठीक नहीं होगा। एक अन्य यात्री ने कहा, लखनऊ तक इंतजार करो, उसके बाद अपने माता पिता को टेलीग्राम भेज देना। दूसरे दिन ट्रेन जल्दी सुबह लखनऊ पहुंच गई। एक यात्री मेहरबानी कर मुझे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में ले गए। दफ्तर की नेम प्लेट पर लिखा था मिस्टर पी के घोष, स्टेशन मास्टर। मेरी परेशानी सुनने के बाद घोष महाशय ने अपने चश्मे के पीछे से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हारे माता पिता को टेलीग्राम भेज देंगे। मैंने कहा, मेरे पास अभी तक उनका पता नहीं है, वे मुझे दिल्ली में मिलने वाले थे। आप देहरा में मेरे नानू को टेलीग्राम भेज दें। ठीक है ठीक है। उन्हें कुछ शब्द दोहराने की आदत थी। वो बोले, इस बीच मैं तुम्हें अपने घर ले चलकर अपने परिवार से मिला दूंगा। घोष महाशय का घर स्टेशन के बिल्कुल पीछे था। उन्होंने अपनी बावर्ची से दूध वाली 1 कप मीठी चाय मंगवाई, साथ में 2 रसगुल्ले भी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें रसगुल्ले पसंद होंगे। मैंने कहा, जी हाँ महाशय, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ अब मैं तुम्हें अपना परिवार दिखाता हूँ। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के पीछे एक छत वाले बरामदे में ले गए। मुझे वहाँ एक छोटा सा रेलवे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वहाँ स्टेशन, रेलवे के बंगले, सिग्नल बॉक्स भी थे। इसके आगे एक छोटा सा मेला क्षेत्र था जहाँ झूले, चक्करदार झूले और चरखी पहिए लगे थे। चक्करदार झूलों और चकरियों पर करीब 15-20 सफेद चूहे कूद फांद कर रहे थे। करीब 1 दर्जन और चूहे टनल से अंदर बाहर आ जा रहे थे और एक खिलौना ट्रेन पर चढ़ रहे थे। घोष महाशय ने एक बटन दबाया और सफेद चूहों से भरी छोटी सी ट्रेन स्टेशन से चलकर खड़खड़ खड़खड़ करती बरामदे के दूसरे कोने तक पहुंच गई। घोष महाशय बोले, यह कई सालों से मेरा शौक है, तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे यह ट्रेन बहुत अच्छी लगी सर, लेकिन चूहे नहीं सर, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वे बहुत सारे रसगुल्ले खा जाते होंगे। घोष महाशय कुछ चिढ़कर तपाक से बोले, नहीं, मैं उन्हें रसगुल्ले देता ही नहीं हूँ, सिर्फ रेलवे के टूटे फूटे बिस्कुट खिलाता हूँ। स्टेशन के ये पुराने बिस्कुट इनके लिए ही हैं। हमारे कुछ बिस्कुट तो कई वर्षों से छुए भी नहीं गए हैं, वे इतने कड़क हैं कि चबते ही नहीं। रसगुल्ले सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए हैं। अब मैं तुम्हें यहीं छोड़कर दफ्तर वापस चलता हूँ और तुम्हारे नाना जी को टेलीग्राम कर दूंगा। ये नए टेलीफोन कभी ठीक से काम नहीं करते। नानू उसी शाम को आ गए। इसी बीच मैं सफेद चूहों को बिस्कुट खिलाने में मदद करता रहा। इसके बाद घोष महाशय को खिलौना ट्रेन चलाते देखता रहा। कुछ चूहे ट्रेन पर चढ़ गए, कुछ झूलों तथा चक्करदार झूलों पर मस्ती करते रहे। कुछ चूहे घोष महाशय की जेबों और यूनिफॉर्म में ऊपर नीचे आते जाते रहे। जब तक नानू आए तब तक मैं करीब 1 दर्जन रसगुल्ले गटक कर घोष महाशय के लिविंग रूम में बड़ी सी कुर्सी पर आराम से सो चुका था। जब मैं उठा
तो स्टेशन मास्टर नानू को अपनी सफेद चूहों की छोटी सी रेलवे कॉलोनी दिखा रहे थे। नानू रेलवे से रिटायर हुए थे, लिहाजा उनकी दिलचस्पी खिलौना ट्रेन में ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने चूहे के बारे में कुछ अच्छी बातें कही। उनकी गुलाबी आंखों तथा छोटे छोटे सुंदर पैरों की प्रशंसा की। घोष महाशय खुशी से भर गए और उन्होंने कुछ और रसगुल्ले मंगवाए। जब नानू और मैं उसी रात सही ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो घोष महाशय अलविदा कहने खिड़की पर आए। जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने गत्ते का एक डिब्बा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यह तुम्हारे और नानू के लिए तोहफा। मैंने सोचा और रसगुल्ले होंगे, लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी और मैंने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो 2 चूहों को रुई के बिछौने पर सोता हुआ पाया। देहरा लौटकर मैंने सफेद चूहों को उनके डिब्बे में रख दिया। मेरे मन में उन्हें लेकर कुछ योजनाएं थी। केन मामा मुझसे नजर मिलाने में शर्मा रहे थे और वे ज्यादातर समय अमरूद के बगीचे में दुबके रहे। नानी ने उन्हें डांट पिलाकर जिम्मेदार वयस्क बनने का सबक दिया था, लेकिन मुझ पर तो बदला लेने की धुन सवार थी। रात का खाना खाने के बाद मैं चुपचाप मामा के कमरे में गया और उनके बिस्तर की चादर के नीचे चूहे छोड़ दिए। 1 घंटा बाद मामा अपने कमरे से यह चिल्लाते हुए बाहर भागे कि उनके पैजामे के भीतर कुछ नरम और रोएदार चीज चल रही है। उनकी आवाज सुनकर हम सब अपने अपने बिस्तरों से बाहर कूद पड़े। नानू ने मेरी तरफ आंख मार कर मामा से कहा, पैजामा उतार फेंको। जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। केन मामा द्वारा ताथैया ताथैया किए जाने के बाद आखिर एक चूहा पैजामे से बाहर निकला। दूसरा चूहा उनके पैजामा कोट की आस्तीन में घुसकर अचानक उनकी ठोड़ी के नीचे से बाहर झांकने लगा। केन मामा को मिर्गी का दौरा जैसा पड़ गया, यह मानकर कि उनके कमरे में चूहे ही चूहे भरे हैं, गुलाबी, सफेद और भूरे। वो स्टोर रूम में बंद हो गए और एक पुराने सोफे पर सो गए। अगले दिन नानू मुझे स्टेशन ले गए और दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया। इस बार मैं सही ट्रेन में बैठा था। उन्होंने कहा, मैं सफेद चूहों का ध्यान रखूंगा। नानू को चूहों से बहुत प्यार हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने घोष महाशय को चिट्ठी लिखकर कहा कि क्या वे एक जोड़ा और भेज सकते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि घोष महाशय का देश के किसी दूसरे हिस्से में तबादला हो गया है और वे अपना परिवार साथ ले गए हैं। धन्यवाद। इंद्रनाथ शर्मा की लिखी कहानी अभिमान की हार। बहुत समय पहले की बात है। महाराज नंद का राज्य था। राजा नंद के महामंत्री सकटार बहुत उदार स्वभाव के थे। सारा राज्य महामंत्री सकटार की बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा मानता था। राजा नंद तो राज का हर छोटा बड़ा निर्णय अपने कुशल महामंत्री सकटार की सलाह से ही लिया करते थे। सब महामंत्री का मन से सम्मान करते थे। महामंत्री जहां राज के हर मामले में गहरी पहुंच रखते थे, वहीं वे गुणशाली व्यक्तियों का बहुत आदर करते थे। महामंत्री सकटार के 2 पुत्र स्थूलभद्र और श्रीयक थे। यक्ष, यक्षदिन्ना आदि नाम की 7 पुत्रियां महामंत्री की थी। ये 7 पुत्रियां तीव्र स्मरण शक्ति की धनी थी। ईश्वर का चमत्कार था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को एक पुत्री पहली बार सुनकर कंठस्थ कर लेती थी। दूसरी पुत्री किसी बात को सुनकर ज्यों का त्यों दोहरा देती थी। इसी प्रकार तीसरी पुत्री 3 बार, चौथी पुत्री 4 बार तथा इसी क्रम से 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर किसी भी बात को वैसा का वैसा दोहरा सकती थी। राजा नंद के दरबार में कविवर रुचि भी थे। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की उपाधि दे दी थी। कवि व विरुचि विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी भी थे। अपने कवित्व के घमंड में वे छोटे कवियों को जब चाहे अपमानित कर देते थे, लेकिन राजा नंद के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें कोई कुछ कह नहीं पाता था।
सच्चाई ये थी कि महामंत्री सकटार ही कवि वररुच की प्रतिभा देखकर दरबार में लाए थे। सकटार वो दिन नहीं भूलते जिस दिन वररुच ने महामंत्री के कहने पर राजानंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री सकटार ने सहज गुणग्राहक होने के कारण कवि वररुच की भूरि भूरि प्रशंसा भरे दरबार में कर दी। राजानंद तो महामंत्री पर अटूट विश्वास रखते थे। परिणाम ये हुआ कि राजानंद ने प्रसन्न होकर कवि वररुच को 108 सोने की मुद्राएं देकर राजकवि बना दिया। वररुच अभिमानी तो थे ही, गुणग्राहक मंत्री का उपकार न मानकर उल्टे घमंडी हो गए। उनको लगा कि मैं तो कवियों का सिरमौर हूँ, मेरे रहते किसी की क्या मजाल कि राजा के सामने आकर कविता सुना सके। अभिमानी वररुच के मन में लालच जाग उठा। वे यह भूल गए कि राजानंद तो महामंत्री सकटार द्वारा की गई वररुच की प्रशंसा के कारण प्रभावित हुआ था। वररुच ने सोचा कि जो राजा एक श्लोक पर एक सोने की मुद्रा देता है, उसे क्यों न मैं प्रतिदिन 108 श्लोक सुनाकर मुद्राएं लेता रहूं। लालची कवि वररुच के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। वररुच प्रतिदिन राजानंद को 108 श्लोक सुनाकर 108 स्वर्ण मुद्राएं लेने लगा। दरबार का हर आदमी यही सोचता था कि वररुच की तो किस्मत ही खुल गई। उधर कवि का अभिमान दिनों दिन और बढ़ने लगा था। महामंत्री सकटार ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मुझसे भावुकता में बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजानंद तो मेरी सहज भाव से की गई वररुच की प्रशंसा को उसकी प्रतिभा का प्रमाण समझकर रोज रोज राजकोष से 108 स्वर्ण मुद्राएं लुटाते जा रहे हैं। सकटार ने विचार किया कि राजकोष पर तो प्रजा का अधिकार होता है, राजकोष पर ही तो राजा का भविष्य टिका हुआ है। मुसीबत यही थी कि अब किस मुंह से राजानंद को महामंत्री बताए कि कवि वररुच बहुत अभिमानी और लालची है। महामंत्री कई दिन तक सोचते रहे। अनायास उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे राजानंद के महल में पहुंचे और आदर पूर्वक बोले, महाराज, आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन महामंत्री बीच में ही रुक गए। लेकिन क्या? महामंत्री सकटार, आप रुक क्यों गए? राजा ने उत्सुकता पूर्वक महामंत्री से पूछा। क्षमा करें महाराज, कवि सम्राट वररुच को प्रतिदिन आप जो 108 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, क्या वह उचित है? महामंत्री ने कहा। तो राजानंद बोल पड़े, वाह महामंत्री सकटार, स्वयं ही तो आपने वररुच की प्रशंसा की थी। हमें स्वयं देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। मैं धन्य हूँ महाराज, आपने मेरी प्रशंसा का मान रखा है। लेकिन महाराज, अब कवि वररुच आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं, महामंत्री ने राजानंद को बताया। राजानंद बोले, यदि ऐसा है तो आप कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दें, तब हम अपना निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को ले गए। कोई भी महामंत्री की योजना नहीं जान सका। राजानंद दरबार में पहुंचे। कवि सम्राट वररुच राजा को रोज की तरह अपने श्लोक सुनाने लगे। जैसे आदत थी कवि वररुच की, उसी के अनुसार श्लोक सुनाकर अभिमान में भरकर उन्होंने विजयी की तरह महामंत्री सकटार की ओर देखा। महामंत्री खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। आज कवि सम्राट ने जो श्लोक सुनाए हैं वे तो कई बार सुने हुए पुराने श्लोक हैं। कौन मूर्ख कहता है कि ये श्लोक पुराने हैं? मैं भरे दरबार में महामंत्री सकटार को चुनौती देता हूँ कि वे अपने कथन का प्रमाण दें, अन्यथा महाराज उन्हें दंडित करें। बेहद गुस्से में तिलमिलाते अभिमानी वररुच ने चुनौती दे दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री ने खड़े होकर अपनी पहली पुत्री को संकेत किया, क्या तुमने ये पहले सुने हैं पुत्री? जी हाँ पिताश्री।
अभी जो श्लोक कविवर ने सुनाए हैं वे तो मैंने सुन रखे हैं। या कहकर पुत्री ने श्लोक दोहरा दिए। तब महामंत्री ने दूसरी पुत्री से भी यही सवाल पूछा, पुत्री, क्या तुमने भी कविश्रेष्ठ वररुच द्वारा सुनाए गए श्लोकों को पहले सुना है? दूसरी पुत्री ने भी जी हाँ पिताश्री कहकर श्लोक दोहरा दिए। महामंत्री सक्टार ने क्रम से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पुत्री को बुलाकर भरे दरबार में जब वररुच के श्लोक ज्यों के त्यों दोहरवा दिए तो राजानंद कवि सम्राट वररुच पर क्रुद्ध हुए। राजा ने वररुच को स्वर्ण मुद्राएं देनी बंद कर दी। वररुच का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। अपने ऊपर उपकार करने वाले महामंत्री का उपकार मानने के स्थान पर वररुच ने मन ही मन राजानंद और महामंत्री सक्टार को मजा चखाने का निश्चय कर लिया। अभिमान आदमी की बुद्धि खराब कर देता है। वररुच का सारा ध्यान इस तरफ लग गया कि कैसे जनमानस पर अपना प्रभाव डालकर राजानंद और महामंत्री सक्टार को नीचा दिखाया जाए। कवि वररुच ने आखिर एक योजना बना ही डाली। प्रातःकाल वररुच गंगा में स्नान करने गया और उसने वहां आए प्रजाजनों को सुना सुनाकर ऊंचे स्वर में गंगा के बीच में कमर तक पानी में खड़े होकर गंगा स्तुत के श्लोक गाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए आए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। वररुच जोर जोर से गंगा की स्तुति करता रहा। तभी किनारे खड़ी भीड़ ने एक विचित्र नजारा देखा। स्तुत समाप्त होते ही गंगा के जल में से निकलकर एक हाथ ऊपर आया। प्रजाजनों ने देखा कि उस हाथ पर 108 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। वररुच ने ऊंचे स्वर में गंगा की जय बोलते हुए सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। लोगों ने देखा कि स्वर्ण मुद्राएं उठाते ही गंगा के जल में से ऊपर उठा हाथ फिर गंगा के अंदर चला गया। किनारे खड़े लोगों को यह दृश्य देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। तभी वररुच ने लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, देखिए देखिए भद्र पुरुषों, राजानंद भले ही मेरी प्रतिभा से प्रसन्न नहीं है, लेकिन गंगा मैया तो मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। देखिए गंगा मैया ने आप सभी के सामने प्रसन्न होकर मुझे ये सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वयं ही दे दी हैं। लोगों ने गंगा मैया की जय और गंगा मैया के भक्ति वररुच की जय कह कर अपनी खुशी प्रकट की। उस भीड़ में चालाकी से वररुच ने अपने ही कुछ आदमियों को शामिल कर दिया था। उन्होंने कुछ प्रजाजनों को उकसाया, भाइयों, महामंत्री कवि सम्राट वररुच से जलते हैं, चलिए हम सब महाराजानंद को कवि वररुच के इस चमत्कार की खबर बता दें। वररुच के आदमी अन्य नगरवासियों के साथ महाराजानंद के पास पहुंचे। सब ने बढ़ा चढ़ाकर कवि वररुच के द्वारा स्तुत करने पर स्वयं गंगा मैया द्वारा स्वर्ण मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में देने की घटना राजानंद को बता दी। राजानंद आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर महामंत्री सक्टार को बुलाया। सारी बात बताकर राजानंद ने महामंत्री के साथ अगले दिन प्रातः स्वयं गंगा के किनारे जाकर वररुच की गंगा भक्ति का चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की। महामंत्री ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। महामंत्री सक्टार घर लौटे और सोचने लगे। शाम होते ही महामंत्री सक्टार ने अपने 4 विश्वस्त गुप्तचरों को सारी बात का रहस्य जानने का निर्देश दिया। गुप्तचर चुपचाप गंगा किनारे खड़े हुए एक विशाल वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। वे उस स्थान पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे जहां जल में खड़े होकर वररुच ने गंगा की स्तुति की थी। आधी रात होने को आई। सब तरफ गहरा सन्नाटा था। गुप्तचरों ने सहसा देखा कि कवि वररुच चोरों की तरह गंगा तट पर आया। कमर तक जल में जाकर उसने गंगा के जल में कोई वस्तु रख दी। फिर बाहर आकर चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा और चुपचाप लौट गया। अब महामंत्री के गुप्तचर पेड़ से उतरे। गंगा जल में हाथ डालकर देखा तो वहां से एक यंत्र उन्हें मिल गया। उसी यंत्र में एक हाथ बना हुआ था।
जिसमें वर्रुच खुद ही 108 मुद्राएं रखकर लौट गया था। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली और यंत्र को उसी तरह गंगा जल में रख लौट आए। महामंत्री को गुप्तचरों ने वर्रुच की सारी चालाकी बताई और उसके द्वारा रखी गई स्वर्ण मुद्राएं दे दी। महामंत्री सकटार उसके बाद निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में सोने चले गए। प्रातःकाल सेवक ने महामंत्री को बताया कि राजा नंद ने सकटार को राजमहल में बुलाया है। महामंत्री सकटार प्रसन्न मन से महाराज नंद के राजमहल में पहुंच गए। राजा नंद महामंत्री के साथ गंगा तट पर पहुंचे। राजा नंद के साथ महामंत्री सकटार और हजारों प्रजाजनों की भीड़ गंगा तट पर जमा हो गई। कवि वर्रुच भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वर्रुच सोच रहे थे कि आज सबके सामने राजा नंद मेरे श्लोकों का चमत्कार देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। महामंत्री सकटार चुप थे। मुस्कान उनके मुख पर थी। बहुत ही भक्तिभाव से वर्रुच ऊंचे स्वर में गंगा की स्तुति के श्लोक कमर तक जल में खड़े होकर पढ़ रहे थे। तट पर उनके लोग वर्रुच की जय का उद्घोष कर रहे थे। वर्रुच की गंगा स्तुति पूरी हो गई। गंगा तट पर खड़ा जनसमूह सांस रोके हुए जल के भीतर से गंगा मैया के हाथ निकलने का दृश्य देखने को उत्सुक था। वर्रुच ने पैर से यंत्र का खटका दबा दिया। गंगा जल में से हाथ तो बाहर आया, लेकिन उस हाथ में स्वर्ण मुद्राएं तो थी ही नहीं। गंगा तट पर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। परेशान से वर्रुच ने फिर से खटका दबाया। फिर से हाथ बाहर आया, लेकिन फिर से खाली ही था। वर्रुच लज्जा से सिर झुकाए खड़ा सोच रहा था। उसी समय महामंत्री सकटार उठकर वर्रुच के पास आकर बोले, लीजिए कविवर, ये लीजिए अपनी वे 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा माता आपको रोज देती हैं। आज गंगा मैया नहीं देंगी, इसलिए मुझसे ग्रहण कीजिए। महामंत्री ने राजा नंद को सारी बात बताई। फिर वर्रुच से बोले, अभिमान ही आपके अपमान का कारण है कवि वर्रुच। संसार की आंखों में कुछ दिन तक भले ही कोई धूल झोंक ले, किंतु सदा ही धोखा नहीं दिया जा सकता। वर्रुच लज्जित हुआ। प्रजाजन कवि को धिक्कारने लगी। महामंत्री ने सबको शांत करते हुए कहा, आज यहाँ अभिमान की हार हुई है। वर्रुच तो उत्कृष्ट कवि हैं, बस अभिमान और क्रोध के कारण वे भटक गए थे। राजा नंद ने महामंत्री के कहने पर कवि वर्रुच को क्षमा कर दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल की लिखी हुई कहानी न्याय। एक बार गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर रामदीन के सामने परिवार को पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयालु किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ है। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या और कुछ। उसे ध्यान आया मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं, जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूंगा।
किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही वह बैलों को लौटा देगा। धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुआई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचकर सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ, रामदीन ने उत्तर दिया। मगर बाड़े में तो बैल नहीं है। मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे, रामदीन ने घबरा कर कहा। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा ले गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन। तुम इसी समय राजा के पास चलो, मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक न सुनी। रामदीन समझ गया भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपद से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी टूट पड़ती है। वह दुखी मन से किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ वैसे ही उसने घुड़सवार को जच्छ बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटाकर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्युदंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लेटा तो मन भारी हो उठा था। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जाकर कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा आजन्म कारावास की सजा जरूर देगा और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा। नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली। रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया। फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा। नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी से जकड़े हुए दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दे। राजा बहुत बुद्धिमान था। सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया तब तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं भोजन कर रहा था, धनी किसान ने उत्तर दिया। बैल तुमने देखे थे? राजा ने पूछा। देखे तो थे हुजूर, बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार हो।
राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया था हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा था हुजूर। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है? घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। सो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो, ये तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइयां घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई एक नट रस्सी का फंदा बनाकर डाल में लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूं। रस्सी टूटेगी तो वह नट उसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई नट तैयार है बरगद के पेड़ पर लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी असली अपराधी। एक राजा था अर्जुन देव। वो बड़ा हठी स्वभाव का था। उसका मंत्री नरेंद्र देव बड़ा बुद्धिमान और सहनशील था। राजा की गलत नीतियों के लिए वह अक्सर उन्हें समझाता बुझाता, पूरी कोशिश करता कोई काम बिगड़ने ना पाए, मगर राजा उसकी तनिक परवाह न करता। अचानक राजवैद्य की मृत्यु हो गई। राजा के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई, इस खाली पद पर किसे बैठाए? उन्होंने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक कुशल वैद्य हैं महाराज। आज्ञा हो तो मैं कुछ नाम सुझाऊं। राजा ने मंत्री की बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, मंत्री जी, क्या वैद्यराज के कोई पुत्र नहीं है? मंत्री जी बोले, है ना महाराज, कीर्ति कुमार नाम का उसका एक जवान पुत्र है। वो क्या करता है? महाराज, वो तो आवारागर्दी करता है। ये सुनकर राजा बोले, मंत्री जी, वैद्यराज के पिता हमारे पिताजी के शासन काल में वैद्यराज थे। उनके पिता हमारे बाबा के शासन काल में वैद्यराज थे। राजवंश में सदियों से यह रीति चली आ रही है। उनके कुल का ही व्यक्ति इस पद पर आसीन होता आ रहा है। मंत्री राजा का आशय भांप कर बोले, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु वे सब इस पद के योग्य थे। कीर्ति कुमार तो बिल्कुल अनपढ़ है। क्या वह अपने पिता के कार्य से तनिक भी परिचित नहीं? नहीं महाराज, मंत्री जी बोले। ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। मंत्री की सलाह का राजा पर कोई असर न हुआ। हार कर मंत्री ने कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। कीर्ति कुमार के आने पर राजा ने उससे कहा, देखो, हमें तुमसे सहानुभूत है, क्योंकि तुम्हारे कुल ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे राज्य की सेवा की है। यदि तुम वैद्य की पढ़ लिख लो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी का पद सौंप देंगे। राजा की सलाह सुन कीर्ति कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। कीर्ति कुमार दूसरे दिन पढ़ने के लिए काशी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह प्रसिद्ध वैद्य विद्याचरण का शिष्य हो गया। एक दिन की बात है, एक बकरी के गले में ककड़ी अटक गई। बकरी का घबराया मालिक बकरी को वैद्य विद्याचरण जी के पास दिखाने के लिए आया। वैद्य जी ने बकरी के मालिक से पूछा, तुम्हारी बकरी कहाँ चरती थी? उत्तर मिला, ककड़ी के खेत में। वैद्य जी ने कहा, इसके गले में ककड़ी अटक गई है। यह कहकर उन्होंने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर उसे इस तरह ऐंठा कि ककड़ी गले से बाहर आ गई। बकरी स्वस्थ हो गई। कीर्ति कुमार पास खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, यह कोई वैदिक विधि है, इससे गले की सारी बीमारियां ठीक हो जाती होंगी। उसे ये भी लगा, घर छोड़े हुए उसे 1.5 बरस से ऊपर हो गए हैं। अब वह काफी कुछ सीख गया है। वैद्य जी के पास और रहना अपना समय गंवाना होगा। यह सोचकर वह राज्य वापस लौट आया
और तुरंत जाकर राजा से मिला। राजा ने सोचा वैद्यपुत्र ने बहुत कम समय में वैद्यकी की पढ़ाई पूरी कर ली, अवश्य वह बहुत बुद्धिमान होगा। राजा ने उसकी खूब आवभगत की, उसे राजवैद्य का पद दे दिया। दिन बीतने लगे। एक बार रानी के गले में फोड़ा निकल आया। तकलीफ के मारे न वह कुछ खा पाती और न ही पी पाती। राजा से रानी का कष्ट देखा न गया। उन्होंने फौरन राजवैद्य कीर्तिकुमार को बुलावा भेजा। गले में फोड़ा देखकर कीर्तिकुमार ने रानी की मुख्य सेविका को बुलाया और पूछा, रानी कहाँ चढ़ती थी? सेविका वैद्यराज का प्रश्न सुनकर उलझन में पड़ गई। उसकी समझ में न आया कि वह इस बेतुके प्रश्न का क्या उत्तर दे। सेविका को उलझन में पड़ा देख कीर्तिकुमार ने कहा, परेशान ना हो, कह दो ककड़ी के खेत में चरती थी। सेविका ने सोचा शायद यह कोई उपचार का मंत्र होगा। उसने वही उत्तर दोहरा दिया, हाँ, ककड़ी के खेत में चरती थी। कीर्तिकुमार ने तुरंत एक वस्त्र रानी के गले में चारों ओर लपटा दिया और उसे इस तरह ऐंठा कि रानी की सांस घुटने लगी। क्षण भर में छटपटाती रानी के प्राण निकल गए। राजा के पास रानी की मृत्यु का दुखद समाचार पहुंचा तो वे क्रोध से पगला उठे। उन्होंने सैनिकों को कीर्तिकुमार को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार देने का आदेश दिया। राजा को क्रोध में देखकर मंत्री ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। बोले, महाराज, आप न्यायपालक राजा हैं, तनिक धैर्य रखिए और सोचिए, आपकी प्रिय रानी की मृत्यु का दोषी वास्तव में कौन है? राजा ने विचलित स्वर में उत्तर दिया, वैद्यराज और कौन? गलत, रानी की मृत्यु के दोषी आप स्वयं हैं महाराज। मंत्री के आरोप पर राजा हतप्रभ हो उठे और क्रुद्ध होकर बोले, तुम किस आधार पर मुझ पर ये आरोप लगा रहे हो मंत्री जी? मंत्री जी ने बगैर विचलित हुए उत्तर दिया, किसी गंवार को जिम्मेदार पद पर किसने बैठाया? आपने बैठाया महाराज। आपने मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार को आपने एक जिम्मेदार पद पर बैठाया, तो इसका अपराधी कौन है? राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने कीर्तिकुमार को मुक्त कर उसे तुरंत नगर छोड़ चले जाने का आदेश सुनाया। मन ही मन यह भी निश्चय किया कि आइंदा वो मनमानी नहीं करेंगे, बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। ये सुनते हैं चित्रा मुदगल की लिखी कहानी कांच की किरच। मम्मी तुम जाओ, मैं छोटू को संभाल लूंगा। अविश्वास से मम्मी ने चिल्ली की ओर देखा। इसमें क्या हो गया? मैं दरवाजा बंद रख छोटू का ख्याल रखूंगा। दूध तो तुमने बनाकर रख ही दिया है। मम्मी सोचने लगी, क्या करे, ब्याह में जाना भी जरूरी है। 10:30 बज रहे थे। मैरी का अभी तक अता पता नहीं था। देर करने से कोई बात नहीं बनेगी, न इधर की रहूंगी न उधर की। घंटे 1.5 घंटे की बात है, गई और आई, तब तक चिल्ली पर भरोसा करके छोड़ ही दें। वैसे भी छोटू अभी अभी सोया है, घंटे 1.5 घंटे में उठेगा, उससे पहले मैं आ जाऊंगी। ठीक है चिल्ली, मैं निकल ही जाती हूँ। जो भी दरवाजा खटखटाए खोलने से पहले जंजीर चढ़ाकर देख लेना। छोटू का ख्याल रखना। आवश्यक हिदायतें देती मम्मी दरवाजे की ओर बढ़ गई। मम्मी क्या है? वह ठिठक गई। मैं अलमारी वाले खिलौने ले लूं? मम्मी चिल्ली की चालाकी पर मुस्कुरा दी। ठीक है, खेल लेना, पर संभाल कर खेलना। इधर रेल पटरियों पर दौड़ने लगी, उधर चाबी भरते ही भालू मियाँ झमाझम ताली पीटने लगे। इस शोर से छोटू की नींद खुल गई। वे लगे भों भों गला फाड़ कर रोने। चिल्ली महाराज खींच उठे। अब क्या खेलेंगे, खाक? मन मार कर वे चढ़ गए पलंग पर और लगे पुचकारने छोटू को। आ भैया आजा, लोते नहीं, हम चिलिया बुलाएंगे। मगर छोटू थे कि रोए ही चले जा रहे थे। अब चिल्ली घबराए कि कैसे चुप कराएं छोटू को। तभी उन्हें मम्मी की हिदायत याद आ गई कि जागते ही छोटू को भूख लगेगी,
लपक कर उन्होंने दूध की बोतल उठाई और छोटू के मुंह में लगा दी। मुंह में बोतल देते ही छोटू रोना धोना छोड़कर अपनी नन्ही हथेलियों में बोतल दबा दूध पीने में मस्त हो गए। जब तक छोटू दूध पी रहे हैं तब तक मैं खेल ही लूं। चिल्ली को अपनी बात जम गई। उन्होंने फौरन भालू को चाबी भरी, फिर रेलगाड़ी का बटन दबा दिया और लगे झूम झूम कर अपना अधूरा गाना पूरा करने। उनका गाना छोटी मियाँ को भी भाया। दूध की बोतल परे फेंक कर मुट्ठियाँ उछाल उछाल कर मचलने लगे कि उन्हें भी खेलने के लिए नीचे उतारा जाए। चिल्ली ने उन्हें नीचे उतार दिया। अब वे दोनों मिलकर खेलने लगे। चिल्ली को यह देख बड़ा मजा आया कि छोटू ठीक भालू वाले अंदाज में ही तालियां बजा रहा है और उचक उचक कर नाचने की कोशिश कर रहा है। अचानक छोटू मियाँ खिलौनों को छोड़ छाड़ सरकते हुए अलमारी के नीचे घुस गए। बाप रे, कहीं नीचे सिर फंस गया तो। भय से चिल्ली ने फुर्ती से छोटू को पीछे पांव पकड़कर बाहर घसीट लिया। फिर देखा कि छोटू ने अलमारी के नीचे से चुटकी में कुछ लिया है और बेहिचक मुंह में रख लिया। अब तो चिल्ली के होश ही पक्का हो गए। कहीं कोई चींटा चींटी या अन्य कोई कीड़ा मकोड़ा या कंकड़ पत्थर तो नहीं निगल लिया छोटू ने। डरते हुए उन्होंने उसे गोद में दबोच लिया और लगे उसका मुंह खोलने, पर छोटू ने एक ना सुनी। चिल्ली की ओर जबरदस्ती के सिवाय और कुछ ना सूझा। उन्होंने अपनी दोनों टांगों के बीच छोटू का सिर दबाया और जबरन मुंह खोलकर उंगली से तालू और हलक टक टटोला। कुछ भी हाथ ना लगा। छोटू जरूर चीख चीख कर रोने लगा। चिल्ली ने अलमारी के नीचे आसपास नजरें दौड़ाई, परंतु ना कोई चींटा, ना कोई चींटी, ना कोई कंकड़, ना कोई पत्थर था। अचानक उसकी निगाह कांच की एक सफेद चमकती किरच पर पड़ी। किरच को उन्होंने अंगुली के पोर से छूकर देखा तो उसकी तीखी धार देखकर होश उड़ गए। कहीं छोटू ने कांच की किरच ही तो नहीं बिनकर ली। उन्होंने एकाएक अपने विज्ञान के मास्टर जी का कथन याद हो आया कि कांच हमारे जीवन के लिए जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी। कांच की एक मामूली सी किरच अगर हमारे पेट में चली जाए तो वह आंतों को काट सकती है। अचानक चिल्ली को पड़ोस की डॉक्टर आंटी का ख्याल हो आया। घड़ी पर निगाह गई, 11:15 बजने को थे। आंटी अभी दवाखाने में ही होंगी। बस उन्होंने आओ देखा न ताव छोटू को गोद में उठाया, बाहर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और घबराए हुए भागे दवाखाने की ओर। दवाखाने में खासी भीड़ थी, पर वे भीड़ की परवाह न करते हुए सीधे केबिन में दाखिल हो गए। एक सांस में डॉक्टर आंटी से सारी घटना कह सुनाई। डॉक्टर आंटी सुनकर चिंतित हो उठी, पर उसे ढांढस बंधाती हुई बोली, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाहर बैठो, मैं देखती हूँ इसे। कुछ पल बाद केबिन का दरवाजा खुला। वे भीतर लपके। पेट से तो कुछ नहीं निकला, लगता है एक्सरे करवाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कैसे अनुमान लगाया कि छोटू ने कांच की किरच ही निगल ली है? डॉक्टर आंटी ने प्रश्न किया। मैंने अलमारी के नीचे और आसपास ढूंढने की कोशिश की कि आखिर छोटू ने क्या निगला है। मुझे फर्श पर एक कांच की किरच पड़ी हुई दिखाई दी। डॉक्टर आंटी ने कुछ सोचते हुए हुंकार भरी। अच्छा ऐसा करो, मुझे जरा जगह दिखाओ तो चलकर। पलटकर उन्होंने कंपाउंडर को हिदायत दी कि छोटू को नींद आ रही है, उसे सोने दो। तेज तेज कदमों से वे उसके घर पहुंची। चिल्ली ने अलमारी के पास झुककर इधर उधर देखा। ये देखिए आंटी, वे एकाएक चिल्लाई। डॉक्टर आंटी उसी जगह फर्श पर बैठ गई और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उन्होंने कांच की उस किरच को अंगुली की पोर से चिपका कर उठाया और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर पल भर परखा। फिर हौले से उसे अपनी जीभ पर रख लिया। फिर डॉक्टर आंटी ठहाकों से दोहरी हो उठी। हंसी थमी तो उन्होंने बताया, अरे बुद्धू, ये कांच की किरच नहीं, मिस्री की किरच है। क्या किसी ने मिस्री का ढेला यहाँ आसपास तोड़ा था? चिल्ली को याद हो आया
कि यही मम्मी ने सुबह पूजा करने से पहले मिश्री का ढेला फोड़ा था। हाँ, मम्मी ने प्रसाद के लिए सुबह। बात अधूरी ही छोड़कर चिल्ली झेप गया, पर अपनी एक जिज्ञासा नहीं दबा पाया। आंटी, फिर छोटू इतना रोया क्यों? तुमने उसका मुंह टटोला था ना, तुम्हारी उंगली उसके गले में चुभी होगी। वे दरवाजे पर खड़े अभी बतिया ही रहे थे, तभी मम्मी का रिक्शा आ गया। चिल्ली के संग डॉक्टर साहिबा को अपने दरवाजे पर खड़ा देख वो घबरा गई। तीर सी उनकी ओर बढ़ी। डॉक्टर साहिबा, आप? इस पर डॉक्टर आंटी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सुनकर मम्मी ने राहत की सांस ली, पर छूटते ही चिल्ली को डांटा कि तुमने बेकार परेशान किया डॉक्टर आंटी को। लेकिन गर्दन झुकाए खड़े चिल्ली की पीठ ठोकते हुए डॉक्टर आंटी ने उल्टा मम्मी को डांटा। क्यों डांट रही हो? इसने बिल्कुल सही कदम उठाया। समय पर बरती गई सतर्कता सदैव काम आती है। या कांच की किरच ही होती तो? यह सुनकर चिल्ली ने विजयी दृष्टि से मम्मी की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि बोलो, मैंने ठीक किया या गलत। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी परिश्रम में विश्वास रखो। रामभज एक निर्धन किसान था। वह भगवान कृष्ण की पूजा बड़ी लगन से किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, रामभज, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर रामभज को समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। वह चुपचाप वैसे ही हाथ जोड़े बैठा रहा। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पुनः कहा, रामभज, संकोच मत करो, जो चाहिए वो मांगो, पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे पड़ोसियों को बिना मांगे मिल जाएगा। रामभज ने साहस किया, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या होगी कि मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। प्रभु, मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, न मैं किसी का अहित चाहता हूँ, इसलिए ये तो और भी खुशी की बात है। जो कुछ मुझे मिले वो मेरे पड़ोसियों को भी प्राप्त हो। रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम बड़े नेक हो रामभज, अब तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। रामभज फिर सोच में पड़ा। उसके मुख से वरदान मांगने के नाम पर कुछ भी न निकला। भगवान कृष्ण बोले, वरदान मांगने के लिए अपनी पत्नी से सलाह कर लो। ठीक है प्रभु, रामभज ने तुरंत ही उत्तर दिया, पत्नी से पूछकर ही मांगूंगा। इसके लिए मुझे कल तक का समय दे दीजिए प्रभु। क्यों नहीं, तुम कल तक अपना निर्णय कर लो। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज सारा दिन कार्य में लगा रहा। रात को खाने से निपटकर उसने पत्नी से भगवान कृष्ण के वरदान के विषय में कहा। दोनों काफी देर तक सोचते रहे कि क्या वरदान मांगा जाए। प्रातः वे एक निर्णय पर पहुंच गए। उसके बाद रामभज फिर भगवान कृष्ण की पूजा पर बैठा। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर पूछा, कहो रामभज, क्या निर्णय किया? रामभज कहने लगा, भगवान, मुझ पर अप्रसन्न न होना। मैं एक निर्धन किसान हूँ, बुद्धि भी मुझ में कम ही है, परंतु पत्नी की सलाह से कुछ सोचा है। हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, परंतु मेरी बात याद है ना, जो वस्तु तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। सब याद है प्रभु, रामभज ने गदगद होकर कहा। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए। मैं उसमें से चाहे जितने रुपए निकालूं, पर वह कभी खाली न हो। बस मेरी यही इच्छा है। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले, रामभज, तुम रुपयों के चक्कर में कब से पड़ गए? तुम तो कभी धन के लोभी न थे। रामभज ने विनती की, नहीं भगवान, मुझे यही वरदान चाहिए। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज पूजा पाठ से उठकर सीधा अपनी कोठरी में गया। उसने संदूक खोलकर देखा
तो वह खचाखच रुपयों से भरा हुआ था। यह देखकर वह और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन रामभज ने अपनी थैली रुपयों से भरी और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। राह में जितने भी लोग उसे मिले वे सब के सब प्रसन्न थे। तभी उसे भगवान कृष्ण के वरदान की शर्त याद आ गई कि उसे अकेले को वरदान थोड़ी ही प्राप्त हुआ है। गांव वालों को प्रसन्न देखकर उसे भी बहुत प्रसन्नता हुई। रामभज एक कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचा। बोला, अच्छी से अच्छी साड़ियां निकाल कर दिखाइए। अरे भाई, मेरे यहाँ साड़ियां बहुत महंगी हैं। दुकानदार ने कहा, आप दिखलाइए, मेरे पास रुपए की कमी नहीं है। यह कहकर रामभज ने दुकानदार को रुपयों की थैली दिखलाई। अरे भाई, इन रुपयों की अब कोई कीमत नहीं रही, ये तो सबके पास भरे पड़े हैं। दुकानदार ने कहा, फिर क्या चाहते हो? रामभज ने पूछा। दुकानदार बोला, अनाज। यह सुनकर रामभज कई दुकानों पर फिरा। सब ने कपड़े के बदले में गेहूं, दाल, चावल आदि मांगे। रुपयों की किसी को आवश्यकता नहीं रह गई थी। रामभज खाली हाथ घर लौट आया। उसके बाद जब भी वह कोई चीज खरीदने जाता तो उसके सामने यही कठिनाई आती। अब रुपए लेने से इनकार कर देते सब। धीरे धीरे उसके पास जो अनाज था वह दूसरी वस्तुओं के बदले में समाप्त हो गया। अंत में तंग आकर रामभज ने फिर भगवान कृष्ण का ध्यान किया और बोला, आपने वह वरदान देकर मेरे साथ अन्याय किया है प्रभु, अब मैं क्या करूं? रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण फिर प्रकट हो गए और बोले, भाई, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। यह मुसीबत तुमने स्वयं बुलाई है। भगवान, अब हम क्या करें? इस प्रकार तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। रामभज गिड़गिड़ाया, तो फिर वरदान को वापस ले लूं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर पूछा। रामभज बोला, प्रभु, अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए यह वरदान। मैं तो सदा की तरह अपने परिश्रम पर पेट पालना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है रामभज, तुम भी परिश्रम करके जियो और दूसरे लोग भी परिश्रम करके जीवित रहें, इसी में तुम सबका भला है। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज अपनी पहली स्थिति में आ गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी 6 आने का टिकट। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने दोनों पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन लिख भी देते थे। यहाँ ये बता देना अनुचित न होगा कि मैंने यह लेटर पैड 3 रंगों में छपवाया था और हर एक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। ये मझोले कद के मोटे से आदमी थे। चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूछें आधी और अच्छी तरह से छटी हुई, आंखें बिल्ली की तरह। बिजली के पंखे की हवा में इनकी चुटैया फहरा रही थी और यह बता रही थी कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को ये सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूँ, मक्कार हूँ, मूर्ख हूँ। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं? बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। उन्होंने फिर पूछा, और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
कोई समय तो ठीक नहीं। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैंने पूछा। जी, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है। मेरी उनकी मित्रता है, सोचा मिल आऊं और चला आया। वे रहते कहाँ हैं? और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मराहत हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वो यहाँ से करीब 10 मील की दूर पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहाँ नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है। अरे, वे यहाँ नहीं हैं। खैर, दफ्तर तो है, यहीं रहूंगा। 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार करूंगा। एक बार खाली गया। मैं सोच रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्री राम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा, नमस्कार किशोर जी, जरा देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। मेरी सहकारी की बात सुनते ही वे उठ खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा, आहा, आप ही किशोर जी हैं। आपने दिल लगी तो खूब की। आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई, और फिर मैंने 18 भेजी थी तो आपने लिखा कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी थी उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह साधु बन गया और कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अब अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब मुझे भी आतिथ्य सत्कार की सरगर्मी दिखाने को मजबूर होना पड़ा। मैंने कहा, ओ, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। आपका इस कुटी में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। इसके बाद मैंने सहकारी से कहा, श्री राम जी, आपके ठहरने का छेदीलाल जी के धर्मशाले में प्रबंध करा दें। कमरा अच्छा होना चाहिए। आओ। लेकिन मेरी बात पूरी ना हो पाई कि बीच में मेरे अतिथि ने बात काट कर कहा, जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता। चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है। मैं इसी दफ्तर में अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा। उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा। मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए एक कमरा है। इसका पता भगवान जाने किस प्रकार श्री राम खिलावन शरण ने लगा लिया था। मैं निरुत्तर रह गया। 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तर तथा ट्रंक रखा है। मुझे देखते हुए तपाक के साथ उठे। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा, कल रात मैंने यह तय किया, मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं। आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वे मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते हुए मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी, आज इच्छा होती है कलकत्ता घूम जाऊं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैंने उत्तर दिया। जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए। वो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे, मैंने कहा। वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका प्रयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा। और उस दिन वे मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया
तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन जब उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा तो मैंने उत्तर दिया, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे एक मेरे मित्र ले गए। उन्होंने ठंडी सांस भरकर कहा, कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके आने पर चला जाऊंगा। और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना किया, पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला। बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस भी करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यही दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री रामखिलावन शरण प्रसाद सिंह मुझसे कहा, किशोर जी, आज तो आपकी छुट्टी है, आज आप मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए। मैं उस दिन कुछ झल्लाया हुआ था। मैंने उत्तर दिया, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे कई लोगों से मिलने जाना है। और यह कहकर मैंने अपने नौकर भीखू को आवाज दी, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, 2 छाछा आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के। यह कहकर मैंने 1 रुपया भीखू के सामने फेंक दिया। लेकिन उसी समय श्री रामखिलावन शरण बोल उठे, नहीं, 1 ही टिकट लाना, मैं अकेले ही घूम लूंगा। और भीखू ने 6 आने वाला टिकट उनके हवाले कर दिया। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, आज आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा मत कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री रामखिलावन शरण जी अभी तक लौटे न थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूँ कि मुझे खाना खाया ना गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा था। कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री रामखिलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्होंने कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री रामखिलावन शरण के प्रति मुझ में इतनी अधिक ममता कैसे आ गई है। एकाएक मैं चौंक उठा। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, उत्तर दिया, भवानीपुर थाने से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ कोई रामखिलावन शरण प्रसाद सिंह तो नहीं ठहरे हैं? मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबरा कर पूछा, खैरियत तो है, जिंदा है ना? एक हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आधा घंटा हुआ लाए। आप आइए और इन्हें ले जाइए। रिसीवर मैंने रख दिया। मैं आसमान से गिरा तो हमारे श्री रामखिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी हैं। विश्वासों का एक भयानक धक्का लगा। जी चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अब श्री रामखिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ऐसे आदमी पी सकते हैं, और इतनी पी सकते हैं कि
थाने में बांध दिए जाएं। तब मेरे ना पीने का अर्थ यही थे कि मेरी जिंदगी अकारत गई। बहरहाल अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और हवालात पहुंचा। 5 रुपए देकर श्री राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर लाया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींचकर एक गिलास पानी पिया और मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, ना हिलते हैं, ना डोलते हैं और ना ही बोलते हैं और ना ही चलते हैं। आखिरकार मुझे बात आरंभ करनी पड़ी। राम खिलावन शरण जी, भला आपको यह क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकल पड़े? इस सवाल का पूछा जाना था कि श्री राम खिलावन के उद्गारों का फूट निकलना था। मैं शपथ से कहता हूँ कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है। बदमाश पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती ही बंद कर दिया। ये क्यों? मैंने पूछा। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझ में अब जान नहीं है। इतना थक चुका हूँ। अच्छा आने के टिकट ने मुझे मार डाला। ये कैसे? सहानुभूति दिखाते हुए मैंने पूछा। पर मुझ में सहानुभूति की अपेक्षा कौतूहल की मात्रा अधिक थी। देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था। जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे अपने साथ ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ। ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बेहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा और राजा बाजार गया, श्याम बाजार गया, बाग बाजार गया, डलहौजी गया, हाई कोर्ट गया, बऊ बाजार गया, हैरसन रोड गया और नीलमत्था भी मैं घूम आया। शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने 2 आने पैसे थे ही नाश्ता डटकर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर उतरा। मैंने हिसाब लगाया। 6 आने के टिकट से मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था और घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुका था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एकाएक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए हैं, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में मैंने ही किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपया का और घूमना चाहिए था। इधर वह ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी जिस पर बेलगछिया लिखा था। एकाएक मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं आया और मैं उस ट्राम पर बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम पर बैठा रहा कि वह वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा, अब आप जाइए। मैंने कहा, मैं धर्मतल्ला जाऊंगा। उसने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 11 बज गए हैं, देख रहे हैं आप, अब यहाँ से कोई ट्राम नहीं जाएगी। किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा, क्या? यहाँ से क्या अब कोई ट्राम नहीं जाएगी? उसने कहा तो दिया, नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ। मैं उठा, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं। भला बस पर कैसे आता? मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है? उसने जवाब दिया, कोई 5 मील। और किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, बुरी तरह थका हुआ। धर्मतल्ला में कोई ट्राम नहीं मिली और इसलिए मुझे वहां से पैदल ही रगड़ना पड़ा। 1:30 बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, जरा देखिए, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाया भी नहीं था, प्यास जोरों के साथ लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी। और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले
और अगर निकले भी तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया, मालूम होता है सर दारू पिए है, पैर सीध नहीं पड़त है, जवान नहीं खुलत है, नशा में बेहोश है। दूसरे ने कहा, तो फिर थाना ले चलो, काल सुबह होश आई तो जाई। उस समय मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वे मुझे नहीं समझ सके। अरे तो ये बात है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने नौकर को बुलाकर खाना मंगाया। वे भोजन करने लगे और मैंने उनसे कहा, आपका अनुभव तो बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी शायद पर घर से नहीं चले थे। खाना खाते हुए उन्होंने कहा, जी हाँ किशोर जी, बात ठीक है, लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त लाए थे, कह कर गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब मैं चला जाऊंगा। लेकिन इस घटना को वे करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री रामखिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। धन्यवाद।